अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीलॉग। मैं हूँ दुदाना नजम और आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की, जिन्होंने बहुत ही हिम्मत का मुजाहरा करके एक ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जो कि पाकिस्तान की एक एपिक्स रेगुलेटरी बॉडी है, जो जजेस के कॉन्डक्ट्स को रेगुलेट करती है और उसकी सरबराही करते हैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, और आजकल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपने ख़त में इन 6 जजेस ने, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो कॉम्पोजिशन है जजेस की वो 8 है और उसमें से 6 ने ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, यानी कि उन्होंने एड्रेस किया है पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है और कहा है कि हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है और जो एग्ज़ीक्यूटिव ब्रांच है मुल्क की, रियासत की, वो जजेस को मजबूर करती है मुख्तलिफ टैक्टिक से कि वो उनकी पसंद के फ़ैसले दें। यानी कि उनको प्रेशराइज़ किया जाता है और प्रेशराइज़ करने के जो मुख्तलिफ तरीके भी उन्होंने ख़त में बताए हैं, यानी कि एक जज ने तो ये भी कहा है कि मेरे घर को बग किया गया, 2 कैमरेज़ लगाए गए। किसी ने कहा है कि हमारे रिश्तेदारों को उठाया गया, कुछ ने कहा है कि हमारी आर्म ट्विस्टिंग की गई, हमें ब्लैकमेल किया गया। और एक जज ने तो कुछ ने तो ये भी बताया है कि इमरान खान का जो टैरन जो उनकी बेटी है, उसके हवाले से जो केस था, उस पर भी वो कहते हैं कि हमने फ़ैसला कुछ और देना था, लेकिन हमें मजबूर किया गया कि हम इमरान खान के खिलाफ फ़ैसला दें। इसी तरह से बहुत सारे एलिगेशंस, जो 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 क्रक्स है उन तमाम एलिगेशंस का वो यही है कि पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, वो जुडिशरी के जो काम है रोज़मर्रा के, जो उनके उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उनका जो काम करने का, तो उसमें इंटरफेयर करती है और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले जो है वो लिए जाते हैं। और उन्होंने बेसिकली जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ख़त लिखकर ये कहा है कि ऐसी सिचुएशन में जबकि एक 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 इंटेलिजेंस एजेंसी और एग्ज़ीक्यूटिव जो है रियासत की, जो रियासत की जो एग्ज़ीक्यूटिव ब्रांच है, वो अगर जुडिशरी के जो काम है उसमें मुदाखलत करे, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में जजेस को क्या करना चाहिए? बहरहाल ये एक सवाल उन्होंने ख़त के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको किया है। और इस हवाले से जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने कल एक फुल बेंच की मीटिंग भी कॉल की थी, क्योंकि उनका कहना है, और ये बात सही भी है, कि ये बहुत ही संगीन इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर। लेकिन और उसकी तहकीक मज़ीद भी होनी चाहिए और इसकी मज़ीद तहकीक होगी। कुछ लोग कहते हैं कि जेआईटी बनाई जाए और अभी बहुत सारी इस पे बातें होंगी, लेकिन ऑब्वियसली ये ख़त जो है ये ऐसे नहीं इसको रद्द किया जाएगा। लेकिन यहाँ बात करने की ये है कि क्या जुडिशरी जो इस वक़्त ये तासुर दे रही है कि वो बहुत मज़लूम है, और उनको कोर्स करके, उनको प्रेशराइज़ करके, उनको तंग करके, उनको बग करके जो आईएसआई है वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले, या जो रियासत की एग्ज़ीक्यूटिव ब्रांच है थ्रू आईएसआई वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले उनसे लेती रही है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, क्या ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है? और क्या वाक़ई ही ये जुडिशरी इतनी मजबूर है कि वो इस इंटरफेरेंस का खुद एज़ ए जज वो कुछ नहीं कर सकते, और उनको बिल-आखिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हेल्प की ज़रूरत पड़ गई। पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा से होता आया है। जब से पाकिस्तान बना है, जब से मिलिट्री की इंटरवेंशन स्टार्ट हुई है पॉलिटिक्स में, जो कि डे 1 से स्टार्ट हो गई थी। हम जस्टिस मुश्ताक का ज़िक्र सुनते हैं, जस्टिस मुनीर का ज़िक्र सुनते हैं, और ये बहुत सारे जजेस हमारी जो है वो जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसे प्रोमिनेंट हैं, जिन्होंने आइन की खिलाफ जाते हुए ऐसे फैसले किए जिसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ़ मिलिट्री जो है उनकी इंटरवेंशन को हुआ। बहुत से जजेस ऐसे हैं जिन्होंने पीसीओ के तहत जो है वो हल्फ़ उठाया, जिन्होंने आइन को जो है, जब मुशर्रफ आए तो उसके साथ बहुत सारे जजेस जो थे, हालाँकि मुशर्रफ ने आइन को मुअत्तल किया।
2007 में दोबारा से जब कू किया मुशर्रफ ने, उस वक़्त भी उसने आइन को मुअत्तल किया, लेकिन बहुत सारे जजेस जो थे, वो उसके साथ उस वक़्त भी खड़े हुए, उससे पहले भी जजेस उनके साथ थे। इस तरह ज़िया-उल हक ने आइन को मुअत्तल किया, बल्कि ज़िया-उल हक ने तो ये भी कहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कागज़ का टुकड़ा है और मैं इसको रद्दी की टोकरी में फेंकता हूँ। और उस वक़्त भी बहुत सा जजेस जो थे, वो सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो थी, वो मिलिट्री के साथ खड़ी रही और उन्होंने उसका साथ दिया, जितनी भी हमारी मिलिट्री इंटरवेंशन हुई है। तो ऑब्वियसली ये जो ख़त है, ये नहीं मैं कह रही कि ये ख़त गलत है या कोersion नहीं होती या इंटरफेरेंस नहीं होती या जुडिशरी से उनके जो हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं या बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल जो बिग विग्स हैं, वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं लेते, ये ऐसा होता है। लेकिन इससे ये तासुर देना, जो जुडिशरी इस वक़्त देना चाह रही है कि जी हम बड़े मजबूर हैं, हम बहुत जो है काबिल रहम है, हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों? उनके पास पावर है। उनके पास 2 तरह की पावर थी, एक तो उनके पास उनके ओहदे की पावर, उनका प्रोफ़ेशन उनको कुछ तो कोड ऑफ कंडक्ट्स बताता है ना कि जब आपको कोई कोर्स करे, आपको कोई प्रेशराइज़ करे तो आप क्या करें? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उस वक़्त क्यों नहीं उन्होंने आवाज़ उठाई? उस वक़्त क्यों नहीं उन्होंने ये अलम बुलंद किया कि जी हमें जो है वो प्रेशराइज़ किया जा रहा है। ठीक है, वो आप देखें ना 6 जजेस यानी कि एक यूनिटी है उनके दरमियान, वो एक फ़ोर्स है 8 में से 6 एक बहुत भारी परसेंटेज है। यानी कि आप समझ लें कि 80% जो जजेस हैं, वो नाखुश हैं कि उनके साथ किस तरह का उन 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 उनको प्रोफ़ेशनली जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो अगर यही 6 जजेस उस वक़्त फ़ैसला कर लेते कि हम रिज़ाइन नहीं करेंगे, हम अपना ओहदे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम ये जो गलत प्रैक्टिसेज़ हमसे करवाई जा रही है, हम वो भी नहीं करेंगे। तो ठीक है, बाद-अज़-मर्ग उनको अब ख़्याल आया है कि हम अपनी जो है इस्लाह कर लें और अगर वाक़ई इसमें कोई सच्चाई है और वो समझते हैं कि इनफ़ इज़ इनफ़ तो फिर इस मामले को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। अब इसके किस तरह से इसके कैफ़्स को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए, देखिए इसके 2 पहलू हैं। अब इस उससे पहले कि हम इसके दोनों पहलुओं की तरफ जाएँ, पहले हम बात करते हैं 2 अहम केसेज़ की। एक है जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रेफ़रेंस दायर किया था हाफ़िज़ आसिफ़ अली ज़रदारी ने कि उनको जो उनका जुडिशियल मर्डर हुआ है, उसका भी अभी कुछ अरसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है और वो फ़ैसला भी बड़ा अपनी नौइयत का एक दिलचस्प फ़ैसला है कि उन्होंने कहा है कि ठीक है, ये जुडिशियल गलती हुई थी, फ़ैसले में गलती हुई थी, लेकिन उन्होंने उस फ़ैसले को रिवर्स नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। होना तो ये चाहिए था उस फ़ैसले को रिवर्स करते क्योंकि अगर गलत फ़ैसला था, फ़ैसला रिवर्स किया जाता और जिन्होंने उनको फांसी दी थी, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते, उनको सज़ाएँ दी जाती। ये सज़ा अभी पिछले दिनों हमने देखा कि मुशर्रफ जो कि फ़ौत हो चुके हैं, उसके बावजूद उनको उनको फांसी की सज़ा कोर्ट्स ने सुनाई थी। बहरहाल ये गुंजाइश तो हमारे आइन में है कि हम पोस्टमस जो है वो पनिशमेंट भी दे सकते हैं, तो उसमें भी आप देखें कि जुडिशरी ने जो है वो कमाल महारत का मुज़ाहिरा किया और उन अदारों को नाराज़ नहीं किया बल्कि ये कहकर पतली गली से निकल गए कि जी जो है वो गलती हुई थी। इसी तरह अभी शौकत अज़ीज़ साहब जो साबका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, उनको भी आज से कोई 5-6 साल पहले रिज़ाइन करने पर मजबूर किया गया और उनकी सारी मराआत भी छीन ली गई थी। लेकिन उन्होंने वो चुप करके नहीं बैठे और उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही ने बेसिकली मजबूर किया था उनको निकाला था बल्कि उनको मुस्ताफ़ी होने पे मजबूर किया था। लेकिन वो चुप करके नहीं बैठे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की और उनकी पिटीशन का फैसला भी 2 दिन पहले ही आया है, जिसको बेस बनाकर ये 6 जजेस जो हैं, इन्होंने हिम्मत पकड़ी और ये जो है लेटर सामने लेकर आए। उनका भी यही कहना था जो हमारे सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि जी मुझ पे दबाव डाला जा रहा था क्योंकि उस वक़्त जो केसेस लगे हुए थे, वो नवाज़ शरीफ के केसेस लगे हुए थे और उस वक़्त की जो मिलिट्री थी, वो नवाज़ शरीफ के खिलाफ थी, वो इमरान खान को लेकर आना चाह रही थी और वो चाह रहे थे कि जो भी अदालतें फ़ैसला दें, वो नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट फ़ैसला आए। तो उस वक़्त भी शौकत सिद्दीकी साहब ने जो है वो रेज़िस्ट किया और उन्होंने बल्कि बार की जो एक में खड़े होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद बार में खड़े होकर अपना सारा जो कैथारसिस था वो किया और बताया कि जी ये मुझे कोर्स किया जा रहा है, मुझे ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ फैसले दिए जाएँ। बहरहाल वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उनको उस वक़्त प्रेशराइज़ किया ऑब्वियसली मिसकंडक्ट की बिना पर उनको जो है मुस्ताफ़ी होना पड़ा लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनकी जो सारी जो बहाल किया है उनको यानी कि उनको
एज़ ए जज तो बहाल नहीं किया, ऑब्वियसली वो अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनको उनकी जो मराहत थी, जो जजेस को मिलती हैं पोस्ट रिटायरमेंट, वो उनको मिलना शुरू हो जाएँगी। लेकिन इस तमाम ड्रामे में जो किरदार, जो मनफ़ी किरदार है जिनका, यानी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनको सज़ा देने की कोई बात नहीं कर रहा, उनको कोर्ट्स में बुलाने की कोई बात नहीं कर रहा, उनके ऊपर एलिगेशन, उनको उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराने की कोई बात नहीं कर रहा। सारे बात कर रहे हैं कि ठीक है, एक-दूसरे की दिलजोई कर रहे हैं, एक-दूसरे को बहाल कर रहे हैं, एक-दूसरे को कह रहे हैं कि हाँ, तुम ठीक हो, तुम्हारे साथ बड़ा ज़ुल्म हुआ, तुम्हारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई, लेकिन व्हाट अबाउट द एलिफेंट इन द रूम? वो एलिफेंट जो है, उससे तो सब बहुत डरते हैं। तो ये जो अभी हम वक़्तन-फ़वक़्तन जो देख रहे हैं, कैथारसिस हो रहा है, लोग बड़ा बरमला बोल रहे हैं, और जजेस ने भी मुझे लगता है कि अब सोचा होगा कि हम बहुत बदनाम हो चुके हैं, हमारी आवाम हमारे खिलाफ है, लोग हमारा मज़ाक उड़ाते हैं, दुनिया भर में हम जग हँसाई का बाइस बन गए हुए हैं। और सबको नज़र आ रहा है कि वो अच्छा, एक और चीज़ जो इस जजेस के जो ये क्लेम है कि हमें प्रेशराइज़ किया गया, वो ना भी कहते तो इसका हमें एज़ ए सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान हमें यकीन है कि उन जजेस को प्रेशराइज़ किया गया था और उनसे गलत फैसले लिए गए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसले लिए गए। अच्छा, इसकी एक जो एविडेंस है वो कहाँ से हमें मिलता है, जब इमरान खान साहब की कोर्ट जो अडियाला जेल में ट्रायल्स हो रही थी उनके साइफ़र के केस में, इद्दत का जो केस था, और उसके बाद उनका एक और जो 3 केसेस में उनको सज़ाएँ हुई हैं। तो ये जो तमाम केसेस में उनके, अच्छा, जिस तेज़ी के साथ उनकी वो जो पूरा जो प्रोसेस था वो तेज़ी से निपटाया गया, ड्यू प्रोसेस का ख़्याल नहीं रखा गया। और ये बात मैं नहीं कह रही, पाकिस्तान के जजेस नहीं कह रहे, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स नहीं कह रही, बल्कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच जो कमीशन है, उसकी ऑब्ज़र्वेशन है कि जितने भी केसेस आप देखिए, 16-16 घंटे की जो है वो प्रोसीडिंग की गई जेल में। और फिर पीटीआई के जो जितने भी एडवोकेट थे, लॉयर्स थे, वो कहते थे कि जी हमें प्रोसिक्यूट करने का, हमें क्रॉस एग्ज़ामिन करने का मौका नहीं दिया जाता था। और फिर वहाँ एक अजीब किस्म का प्रेशर था, और बड़ी सूरत के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ उन ड्यू प्रोसेस का मतलब ख़्याल रखे बगैर उनके फ़ैसले किए गए। उस वक़्त ऑब्वियसली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये ख़्याल था कि अगर इमरान खान को हम बेईमान, इमरान खान को हम ज़ानी, एडल्टरस, इमरान खान को हम डिसऑनेस्ट, इमरान खान को हम एक करप्ट लीडर के तौर पर पेश करेंगे इलेक्शन से पहले, तो इसका एक असर पड़ेगा उनके वोटर के ऊपर, और वो अगर कुछ नहीं तो वो घर से ही नहीं निकलेंगे, यानी कि वो इतने डिस्करेज हो जाएँगे कि जी हमारा तो लीडर जो है वो अब अंदर चला गया है। और जिस किस्म की उसकी कन्विक्शन हुई है, उनको टोटल मिला के पता नहीं 30, 32, 35 साल की उनको सज़ाएँ हुई थी, और जिस तरह का उनका लीडर एक मतलब डटा हुआ है, तो उनको ना शायद ये ख़्याल होगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कि ये जो है ना वोटर, कम से कम ये तो होगा ना इसका कि निकलेंगे नहीं घर से। लेकिन उसका जो पूरा का पूरा असर था वो बिल्कुल उलट हुआ, और उनके बरअक्स जाकर लोग ना सिर्फ़ 60% लोग जो हैं वो निकले और उन्होंने वोट डाला। और हम जानते हैं अभी भी ये जो फ़ॉर्म 45, 47 की बात और 49 की बाज़गश्त है, वो क्या है? अब हमने बहुत सारी ऑडियो लीक्स भी सुनी जिसमें एमक्यूएम को ये बताया गया कि भाई आप लोग सब हार चुके हैं, हम आप लोगों को पार्टी लेकर आए हैं हुकूमत में, इसलिए बंदे के पुत्र बने। इसी तरीके से आपने देखें कि वो जो पिंडी के कमिश्नर थे, उनका एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं मुझे भी फांसी दो, चीफ जस्टिस को भी फांसी दो, और पता नहीं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी फांसी दो, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमसे ज़बरदस्ती जो है वो रिज़ल्ट्स जो है वो तब्दील कराए गए, क्योंकि पीटीआई वाले जीत रहे थे। और वो बाद में हमें पता चला कि वो भी पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, क्योंकि उस वक़्त 2 हुकूम जो 2 पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, वो अब आपको याद होगा वो दौर जब वो कोई भी हुकूमत बनाने को तैयार नहीं था, सब पंजे झाड़ रहे थे कि जी हमने नहीं बनानी। तो ये उस वक़्त फिर इस डिप्टी, ये जो कमिश्नर था पिंडी का, इसको लॉन्च किया गया, और इसके ज़रिए बताया गया कि भाई आप लोग, ये जो पिंडी का इलाका है सारा, इसमें भी आप हारे हुए हैं, तो इंसान के बच्चे बन जाएँ और चुप करके हुकूमत बनाएँ, वरना ये 46, 47, 49 ये सारा हम खोल देंगे, और आपको जो 4 सीटें मिली हुई हैं, वो भी आपके पास से चली जाएँगी, और हुकूमत का जिसका आप ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि देखिए पीएमएलएन कह रही थी कि जी हमें मेजॉरिटी मिले, तो मेजॉरिटी तो क्या, वो तो दूसरे नंबर पर आए हैं। और ज़ाहिर है बहुत सारी तादाद में जो इंडिपेंडेंट, पीटीआई लेड इंडिपेंडेंट है, वो जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको, जिनका मैंडेट था, उनको मैंडेट नहीं देना था। ज़ाहिर है वो तो एक जो प्री पोल रिगिंग, प्री पोल इंजीनियरिंग हुई थी, उससे हमें साफ अंदाज़ा हो गया था। ये उसी का ज़िक्र जो है ये जो 6 जज साहिबान कर रहे हैं, ये वही बात है जो अभी हमने पिछले दिनों सारी ये देखी। बहरहाल, तो ये जजेस जो हैं वो झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन सवाल उठता है कि हमारे यहाँ
इतनी इख़्लाक़ी जुर्रत क्यों नहीं है कि जब आपके सामने आपको एक गलत काम, आप गलत का साथ देते ही क्यों हैं? आप गलत के पास साथ खड़े होते ही क्यों हैं? पहले आप गलती का हिस्सा बनते हैं, गलती को होने देते हैं, गलती को परवान चढ़ाते हैं, गलती को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर यकायक आपका ज़मीर जागता है और फिर आप कहते हैं कि जी, लेकिन उस ज़मीर जागने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो मुकाबले में आपका दुश्मन, मतलब दुश्मन से मुराद है जो मुकाबले में दुश्मन ही हुआ ना, जो आपको जो ज़ोर दे रहा है, जो आपको आपकी मर्ज़ी के खिलाफ, आपके प्रोफ़ेशन के खिलाफ जाने की बात कर रहा है, वो तो बहुत ताकतवर है। क्या आप उसको अ, अब जो ये जजेस जो हैं, क्या ये समझते हैं कि इस वक़्त ये जो है वो अपनी तमाम तर सच्चाइयों के बावजूद, सब कुछ बताने के बावजूद, बीन्स स्पिल करने के बावजूद, वो जो मुल्ज़िम हैं, जो आईएसआई में बैठे हुए हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में बैठे हुए हैं, उनको जो है वो उनको उनकी क्वेश्चनिंग हो सकेगी, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जा सकेगा, उन पर जो इल्ज़ामात लगे हैं, वो आकर कोर्ट्स में उनके बारे में कोई बात करेंगे? आई आई डोंट थिंक सो। आपको याद होगा कि जब ज़रदारी ने उनको बुलाया था, जब सलाला एयरबेस के सलाला का वाक़या हुआ था, जब हमारे जवान मारे गए थे, बहुत सारे उस वक़्त भी कोई 20-25 पता नहीं 17 के थे कि जिस तरह के थे, और उस वक़्त जो था कि बुलाया था ज़रदारी ने, उस वक़्त जो जनरल पाशा थे और उस वक़्त के जो डीजी आईएसआई भी थे और जनरल पाशा जो थे, कियानी थे, डीजी आईएसआई तो जनरल पाशा थे और जो कियानी थे वो हमारे जो थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इनको पार्लियामेंट में बुलाया था क्वेश्चनिंग इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए, और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर मेमो गेट भी हुआ। क्योंकि देखिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारी जो मिलिट्री है, वो कभी नहीं चाहेगी कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो उनके ऊपर सिविलियन बालादस्ती हो। हालाँकि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा ये कहता है कि मिलिट्री जो है वो सबसर्वियंस है, सबॉर्डिनेट है टू दी सिविलियन गवर्नमेंट, और इसी तरह से जो आईएसआई है बेसिकली एक पॉलिटिकल अदारा है, लेकिन आईएसआई को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलिट्री ने अपना विंग बना लिया, और इनका काम तो ये है कि वो एक्सटर्नल जो मॉनिटरिंग करें, सर्वेलेंस करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपना काम इतना महदूद कर लिया है कि वो सारा दिन पॉलिटिशियंस की बगिंग करते रहते हैं, जुडिशरी के आर्म ट्विस्टिंग करते रहते हैं, आम लोगों की जो है वो जैसे जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं और मुख्तलिफ इस तरह के जो इंटेलिजेंशिया है, उन्हीं की जो है वो सर्वेलेंस करते रहते हैं, टेप रिकॉर्ड्स करते रहते हैं, उनकी वीडियोज़ बनाते रहते हैं और उनको ब्लैकमेल करते रहते हैं। क्योंकि बहुत जो बड़ा एजेंडा है वो ये है मुल्क में इंस्टेबिलिटी रखना, मुल्क में एक केओस रखना, मुल्क में एक क्राइसिस बर्पा रखना, ताकि जब केओस होगा, जब क्राइसिस होगा, जब कन्फ्यूजन होगी, तो ऐसे में अ, ऐसे में जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उसमें फिर जो सबसे ताकतवर कुव्वत होती है, वो आकर जो है वो विराजमान हो जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल देखें, शौकत सिद्दीकी के केस में भी ठीक है, उनको बहाल ने उनकी उनकी मराद बहाल कर दी गई और उनके ऊपर से जो धब्बा था वो धो दिया गया। लेकिन जिन्होंने उनके साथ गलती की थी, जिन्होंने उनको कोर्स किया था, जिन्होंने उनको मजबूर किया था, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ना बुलाया, ना उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया, ना उनके ऊपर कोई केस चलेगा, ना चलना है, ना। लेकिन अब करेज तो जो इन 6 जजेस ने दिखाई है, अब द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आज शहबाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात की है, क्योंकि देखें खतरे में तो शहबाज शरीफ की हुकूमत भी है, क्योंकि आगे ही फॉर्म 45, 47, 49 जो है उसकी तलवार है, उनको पता है हमारा मैंडेट जो है वो हम चोरी हुए मैंडेट के साथ आए हैं, और अब आ गया ये सारा सिलसिला, तो ये सोने पे सुहागा हो गई बात। यानी कि अब तो एक मोहर और उसके ऊपर दूसरी मोहर सख्त होगी कि जी आपके पास जो मैंडेट है वो तो चोरी का मैंडेट है, और आप जो है वो किसी के मैंडेट को चुरा कर जो है वो आकर हुकूमत कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग विंडिकेट हुए हैं, इमरान खान विंडिकेट हुआ है, पीटीआई विंडिकेट हुए, इमरान खान के वोटर्स विंडिकेट हुए जो कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत जो है वो जाली है। तो ऐसे में इस वक़्त सबकी टाँगें जो हैं वो काँप रही हैं। लेकिन अगेन इस वक़्त बहुत अच्छा मौका है, लेट्स सी क्या पाकिस्तान को इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक नई सिम्त की तरफ, एक दुरुस्त सिम्त की तरफ उसकी अदलिया को लेकर जाया जाता है या नहीं? क्योंकि याद रखना चाहिए कि जैसे हज़रत अली ने कहा था कि शिर्क का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन कुफ़्र का निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता। और पाकिस्तान में वो सॉरी मैं गलत कह गई, यानी कि कुफ़्र का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन जो नाइंसाफ़ी है उसका निज़ाम नहीं चल सकता। और नाइंसाफ़ी हम देख रहे हैं
کہ پاکستان میں ہر طرف جو ہے وہ بڑی بری طرح پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، عدالتیں جو ہیں وہ کیسز پہ کیسز لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اور عدالتوں میں لوگ دھکے کھا رہے ہیں، کئی سال جو ہے وہ کیسز پڑے رہتے ہیں، ججز نہیں ہیں جو ان کے کہ وہ ان کیسز کو نپٹا سکیں۔ تو ہمیں خدا را اگر ہم وہ ہے نا کہ چرچل نے بھی کہا تھا کہ اف کورٹس آر ڈوئنگ دیئر ورک، اف کورٹس آر رننگ، تو پھر مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے کورٹس بھی جو ہے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی سمت درست کریں گے، کیونکہ اگر ایک ادارے کی سمت درست ہو گئی تو امید ہے کہ تمام اداروں کی جو ہے وہ سمت آٹومیٹیکلی درست ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔